MCO 015 इंडिया फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन लेके आया हूं। 20 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि पूरे मार्क्स कैसे आते हैं। जी हां, मैं उन्नत एजुकेशन से आपके लिए पेपर से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, आंसर की प्रेजेंटेशन लेके आया हूं। तो वो पूछ रहा था एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया बताओ। सर लेटेस्ट पेपर है बच्चे, कमेंट आया 2 मिनट, लेटेस्ट पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूं। एमकॉम जून 2025 का ये पेपर है, इंडिया फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का। 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का ये पेपर है बच्चे, और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो पेपर देख लिया अब आपने। चलिए सर, ये पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? मेरे टेलीग्राम चैनल से। Foreign trade in India is governed by a well-defined legal and institutional framework that regulate the movement of goods and services सारे बॉर्डर्स पे, अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है ना। फॉरेन ट्रेड जो हो रहा है मतलब जब हमारा ट्रेड बाहर के देश के साथ, ठीक है ना, इंडिया का ट्रेड किसी भी कंट्री के साथ, ठीक है। इट हैज इवॉल्व, इसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, शिफ्ट फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड रेजिमे टू अ मोर लिबरल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच हुई। Legal structure provide rules, procedure, institution to promote export, regulate imports, ensure compliance with national economic objectives। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क बताएंगे। हेडिंग्स जैसे लिखी हुई है ना वैसे लिखनी है। रजिस्टर उठाओ, पहले तो रजिस्टर उठा लिया। अब बच्चे मेरे साथ हेडिंग्स लिखना स्टार्ट करो। जो है हेडिंग्स एज इट इज लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में आपको एक एक लाइन की बता रहा हूं, पेपर में थोड़ा इलेबोरेट कर देना। फर्स्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट निकाला गया। ये किसके लिए था? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए था। इसमें क्या हुआ, इसने इंपावर किया सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेगुलेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टू फ्रेम पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आए, FTDR एक्ट आया। अब इस एक्ट का क्या एम था? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड इंश्योरिंग ऑर्डरली ट्रेड प्रैक्टिसेस थ्रू लाइसेंसिंग, रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स, जहां जहां जरूरी है। फिर आया आपका FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसने नोटिफाइड किया पीरियोडिकली अंडर FTDR एक्ट। इट लेज डाउन एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, इंसेंटिव एंड स्कीम्स टू प्रमोट ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। फिर आए DGFT, इन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया अथॉरिटी में? इट इशू लाइसेंस गिविंग अथॉरिटी एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑपरेशंस। फिर क्या हुआ, एक्सपोर्ट के प्रमोशन मेजर्स लिए गए। द लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम क्या होगी कि यार अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे कुछ फायदा तो मिले, और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट का बहुत फायदा देती है। जैसे ड्यूटी एग्जम्पशंस, ड्यूटी को एग्जम्प्ट कर दिया, ड्यूटी को हटाई दिया, एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स दे रही है, ठीक है। इंपोर्ट रेगुलेशन मैकेनिज्म, अब इंपोर्ट को प्रोहिबिट करते हैं। अब यार ठीक है, जरूरी वाली चीजें मंगवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं मेड इन इंडिया हो, या हम इंपोर्ट पे ज्यादा रिलाय ना करें। तो हमने क्या किया, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्टेड एंड फ्री इंपोर्टेबल कैटेगरीज, इंश्योर बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड फॉरेन कॉम्पिटिशन। कस्टम एक्ट लाया गया एंड ट्रेड प्रोसीजर। बच्चे जब भी गुड्स बाहर से आते हैं, शिप्स के उससे आते हैं, जैसे कहते हैं ना शिप के रूट से आते हैं, तो उसमें हमारा एक्ट लगता है, कस्टम का कानून लगता है, ठीक है। लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, क्लियरेंस देखा जाएगा, एनफोर्समेंट ऑफ ट्रेड रेगुलेशन एट पोर्ट्स एंड बॉर्डर्स, ठीक है। फेमा, जब फॉरेन कंट्री से पैसे आते हैं तो फेमा एक्ट लगता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना बच्चे। ये फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे होता है रिलेटिंग टू ट्रेड, इंश्योरिंग स्मूथ पेमेंट मैकेनिज्म एंड एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी। उसके बाद रोल क्या होता है इसका? द फ्रेमवर्क ऑल्सो अकोमोडेट्स बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड कमिटमेंट, जैसे कि डोमेस्टिक लॉज विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। अब आता है इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टीज। प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर पेनल्टीज, कॉन्फिस्केशन एंड एडजुडिकेशन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड लॉस एंड प्रोसीजर्स। अब आते हैं कंक्लूजन्स पे। पहले नोट लिख देंगे, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कंक्लूजन आप रीड करेंगे बच्चे। सर लिखना जरूरी है तभी तो मार्क्स मिलेंगे, लिखना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। आगे आता है, अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर बैलेंस पेमेंट डेफिसिट्स इन इंडिया? सबसे पहले BOP, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कब? ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब BOP डेफिसिट अराइजेस व्हेन अ कंट्री टोटल पेमेंट एक्सीड्स इट्स टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम फॉरेन ट्रांजैक्शन। डेफिसिट वही होता है ना जब पेमेंट ज्यादा हो जाती है, जब हम ये कह सकते हैं ना, जब पेमेंट ज्यादा होती है किससे?
रिसीट से। पेमेंट ज्यादा हो गई है, पैसे उतने आ नहीं रहे हैं, तो इट हैज एक्सपीरियंस रिकरिंग बीओपी डेफिसिट ड्यू टू स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेटेड फैक्टर्स। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इन इंडिया, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। हमारी बहुत डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे। जैसे इंडिया डिपेंड्स हैवीली ऑन इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कैपिटल गुड्स, लीडिंग टू लार्ज इंपोर्ट बिल। Adverse balance of trade. The value of import often exceed export, resulting in a chronic trade deficit, which is a major contributor to BOP deficits. Inelastic demand for essential imports, जैसे import है oil, fertilizers, defense equipments. Low price elasticity making it difficult. क्या difficult कर दिया? To reduce import expenditure even when foreign exchange is scarce. Okay. उसके बाद आता है slow growth of exports. Indian export have faced issues like low competitiveness, limited diversification, quality constraints और restricting export earnings. उसके बाद inflationary pressures. Domestic inflation raises cost of production, making Indian good less competitive in international market and reducing export demand. हाई प्रमोशन ग्रोथ, उसके बाद क्या हुआ? हाई प्रमोशन ग्रोथ में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेस डिमांड फॉर इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स, फूड आइटम्स, इंडस्ट्रियल इनपुट। उससे क्या हुआ? हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ गए। क्लियर है? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड बता दिया, इनइलास्टिक डिमांड बता दिया, स्लो ग्रोथ की वजह से क्या फर्क पड़ा, इन्फ्लेशन की वजह से क्या फर्क पड़ा, और पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इन इंडिया रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस, स्लो एक्सपोर्ट ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर। ये सारे इशू रिक्वायर करते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रिड्यूसिंग नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजिंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हाउ टू कन्वर्ट। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर डेफिसिट है, प्रॉब्लम नजर आ गई है, अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करें? हाँ जी, आपको क्या करना है? When a country total payment to the rest of the world exceeds its receipt, BOP deficits create pressure on foreign exchange reserve and weaken economic stability. Therefore, converting deficit into balance of surplus is an important objective. देखा किस तरीके से बात को लाएगा? पहले मैंने उसकी प्रॉब्लम बताई कि यार जो बीओपी होता है इसकी वजह से हमारे को क्या हो रहा है? प्रेशर पड़ रहा है फॉरेन रिजर्व पे, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खराब हो रही है। तो कन्वर्टिंग अ डेफिसिट इनटू बैलेंस, मतलब प्रॉफिट में, सरप्लस में कन्वर्ट करना एक बहुत जरूरी है। ठीक है? आपको भी जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, जैसे ही ये क्वेश्चन आए तो आपने भी क्या करना है? इसकी स्टार्टिंग ऐसी करनी है कि डेफिसिट था, डेफिसिट से हम धीरे धीरे करके कैसे जा सकते हैं। क्लियर है? फिर अब हम उसको सरप्लस में बताएंगे। तो हम सरप्लस में आने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल है, आप एक्सपोर्ट करो, जितना हो सकता है एक्सपोर्ट करो। इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट बंद देखो कि अगर आप इस गुड पे रिलाय कर रहे हो तो हम इंडिया में ये वाले गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो काम बन जाएगा। रिडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स, इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शन और हायर ड्यूटीज ऑन लग्जरी एंड नॉन एसेंशियल आइटम्स। ठीक है ना? अवॉइड एक्सपेंडिचर, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। ठीक है ना? जैसे डी वैल्यू हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रही है डोमेस्टिक करेंसी, मेक एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इंपोर्ट्स कॉस्टलियर, देयरफॉर इंप्रूविंग ट्रेड बैलेंस। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन में क्या हो रहा है? शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स टू मैन्युफैक्चर एंड वैल्यू एडेड गुड्स, रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू प्राइस फ्लक्चुएशन एंड इंप्रूव एक्सपोर्ट स्टेबिलिटी। इंप्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव है, प्रॉपर क्वालिटी इनहेंस होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती है, मेक डोमेस्टिक गुड्स मोर कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। क्रिटिकल नोट क्या है? While measures like external borrowings and exchange rate adjustment offer short-term relief, structural reforms लेके आओ, export-led growth लेके आओ ताकि more solutions मिल सके। अब एक सेकंड रुको, सबसे पहले उन्नति एजुकेशन इग्नू पे है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी करो बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहता जैसे ये सारे सॉल्यूशंस है कोई भी सॉल्यूशन मिस हो। इन बच्चों ने मुझे कमेंट किया, मुझे बताया कि सर हमें ये वाले पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमने प्रोवाइड किया। कोई भी कॉन्वोकेशन आ रही है, कोई भी चीज आ रही है, ठीक है ना, आप हमें बताएंगे। क्लियर है? लास्ट चांस देख रहे हैं, मेरिट लिस्ट, दिसंबर, ब्रेकिंग न्यूज जो भी आ रही है सबसे पहले जैसे आपका रिजल्ट आएगा वो खुशखबरी हम देंगे। अभी जॉब्स निकली है, इग्नू ने जॉब निकाली है तो वो भी सबसे पहले हमने बताई। देखो ये देखो, क्लियर है? कॉन्वोकेशन आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आएगी हम बताएंगे। मेरी साइट पे आ जाओ unnatieducations.com पे, आते ही सबसे पहले इग्नू दिख रहा है, इस पे आ जाओ बच्चे आप। क्लियर है? इग्नू पे आ जाओ। जैसे हम इग्नू पे आएंगे, ये देखिए आप आगे इग्नू एडमिशन है, सॉल्व असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, इग्नू नोट्स, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा बच्चे मेरे बच्चे आपको। सॉल्व असाइनमेंट्स आपको सिर्फ हमारी टीम को कांटेक्ट करना है।
क्लियर है? तो चलिए डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड इन कॉम्पोजिशन। अब जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था इंडिया में, उसका मुझे कॉम्पोजिशन बता दो। इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इन इंडिया जो कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का हैज अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर अ टाइम ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इंटीग्रेशन। किससे? कॉम्बिनेशन। हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कंबाइन किया। These changes reflect a shift from primary product dominance to a manufactured goods and services. Recent trend पे आते हैं कि composition of FTI, ठीक है? अब देखो composition पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले declining share of primary products in export. The contribution of agriculture and primary product to Indian export has declined, indicating reduced dependence on traditional exports. राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सच एज कोई भी इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, केमिकल गुड्स हो गए या टेक्सटाइल फॉर्म अ मेजर इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट। उसके बाद ग्रोथ ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट। बच्चे कोविड के बाद तो ना हमारा मेडिकल सेक्टर इतना अच्छा हुआ है कि लोगों ने मेडिसिन मांगी या कोविड की मेडिसिन इंडिया में बनी है। तो थैंक्स टू कि गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया, अच्छा रिसर्च हुआ और हम सबसे ऊपर आए। Refined petroleum products occupy an important place in India export, reflecting growth in refining capacity. Shift in import composition towards capital goods, import of capital goods and machinery have increased to support industrial growth and infrastructure development. Clear है? देखो मैंने आपको कितने पॉइंट्स दिए, ठीक है ना? रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर आपको कॉम्पोजिशन में मैंने आपको 6 पॉइंट्स दिए, क्रिटिकल नोट दिया, कंक्लूजन दिया। अब आएंगे पूरे मार्क्स, अब आएंगे पूरे मार्क्स। ऐसे निकाले जाते हैं, आपको प्रॉपर बताना होता है, ठीक है? क्वेश्चन 3 भी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। व्हाट आर द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया? अब अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, उसमें भी कुछ ना कुछ चैलेंज था, थोड़ा बहुत चैलेंज आ रहा था। क्या चैलेंज था वो देखते हैं पहले। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि यार एक्सपोर्ट जो है वो एक रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, प्रॉपर फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपेंडिंग मार्केट, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। डिस्पाइट वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स, बहुत सारे पॉलिसीज है, बहुत सारे इनिशिएटिव है, इंडियन एक्सपोर्टर कंटिन्यू टू फेस सेवरल स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। ये चैलेंजेस है क्या? These challenges limit export competitiveness and affect India performance in international market. ठीक है, तो challenges देखते हैं। हेडिंग्स बार बार बोल रहा हूं, रजिस्टर उठाओ, हेडिंग्स लिखो, मेरे साथ साथ लिखो हेडिंग्स को। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल इनपुट और प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है, एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल, पावर शॉर्टेज, ठीक है ना? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं अब ये तो नहीं कहूंगा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, बहुत इंप्रूव कर दिया थैंक्स टू गडकरी जी, जिन्होंने बहुत इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है, और भी बहुत सारे चीज़ों ने करा है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिक्स हियर, ठीक है? सही लगा बंदा, उन्होंने बहुत अच्छा किया है अभी तक, भगवान करे और अच्छा करते रहे। हमारे देश के लिए कोई भी अच्छा करे, हमें क्या लेना देना, अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। प्रोसीजरल डिलेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, complex export procedures, multiple clearances and documentation requirement cause delays and raise compliance cost for exporters. Limited access to finance, ठीक है? पैसे की बिल्कुल इतनी आसान नहीं होता पैसे का एक्सेस लेना। स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर फेस डिफिकल्टीज अफेक्टिंग प्रोडक्शन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, एक्सपेंशन प्लान्स, सब में दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इशू, मैनी इंडियन प्रोडक्ट फेल टू मीट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। उसकी वजह से क्या हुआ, रिजेक्शन आई और रिड्यूस डिमांड हुई फॉरेन मार्केट में। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस तो काफी बड़ी बड़ी, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, लो प्रोडक्टिव मेथड से। इसकी वजह से हम ज्यादा कॉम्पीट नहीं कर पाए, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। क्लियर है बच्चों? फिर से नोट देंगे, एक वाइंड अप पे कंक्लूजन देंगे। सर कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे, बता देता हूं आपको। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन्वॉल्व्स मल्टीपल चैलेंजेस रिलेटेड टू कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कॉम्पिटिशन। जो भी ये सारे कंस्ट्रेंट्स है, इनकी वजह से इट रिड्यूसेस एफिशिएंसी एंड लिमिट एक्सपोर्ट ग्रोथ डिस्पाइट पॉलिसी सपोर्ट। जो भी एड्रेसिंग थे चैलेंजेस रिक्वायर स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर, क्वालिटी स्टैंडर्ड, हमें फाइनेंस को ध्यान देना है और हमें टेक्नोलॉजी प्रमोट करनी है। अगेन टेक्नोलॉजी भी अब इंडिया में बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी प्रमोट हो रही है। क्लियर है बच्चों? फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं एक बारी। डिस्कस इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर अडॉप्टेड रिसेंटली इन इंडिया। अच्छा, अब आपको बताना है इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर कि कौन सा इंपॉर्टेंट था जो प्रमोशन मेजर था जो रिसेंटली इंडिया ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर होता क्या है?
It refers to policy initiatives and institutional support provided by the government क्यों? To encourage export, enhance foreign exchange earnings. In India, export promotion has gained importance in the context of economic reforms, global competition and the need to correct trade imbalances. क्लियर है? पहले उसके बारे में बता दिया. चलिए अब कुछ और बताते हैं. सबसे पहले हेडिंग्स. फिर से एफटीपी क्या होता है? द एफटीपी प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क. किसके लिए? वो क्या फ्रेमवर्क दे रहा है? फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन बाय आउटलाइनिंग इंसेंटिव प्रोसीजर स्कीम्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड इंप्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम्स क्या होती है? दीज स्कीम्स अलाउ इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज व्हेन यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड एनहांसिंग प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस. ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स क्या है? Exporters are refunded duties and taxes paid on inputs, ensuring that exports are free from domestic tax burdens. Export promotion capital goods क्या होता है? The EPCG scheme permits import of capital goods at concessional duties. क्या है? Subject to export obligation. SEZ क्या है? It provide a liberal policy regime with tax benefits, simplified procedure, infrastructure support. किसके लिए? To promote export oriented production. Okay. Market access and market development. Financial assistance is provided for market research, participation in trade fairs and export promotion activities. Basically ये एक्सपोर्टर को हेल्प करते हैं ताकि न्यू मार्केट को एक्सपोर्ट किया जा सके. फिर से आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन. अब हमारे पास कुछ है. एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अच्छी एप्लीकेबल कर दो, ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम दे दो, ड्यूटी रेमिशन दे दो. हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये ऊपर रीड करके आए थे हम. ड्यूटी रेमिशन दे दो. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आ गई. एससीजेड एक जोन बना दिया गया है. एससीजेड एक जोन है, यहां पर आप समझ लो कुछ भी करो. गुड़गांव में है ये एससीजेड, आप देखेंगे आपको रास्ते में दिखेगा एससीजेड एक एरिया बनेगा. यहां पर कोई वो नहीं है, ड्यूटीज नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके. और मार्केट एक्सेस और डेवलपमेंट और इनको एक्सेस दिया जा रहा है. जैसे ट्रेड फेयर्स वगैरह में आप जाके लगा सकते हो. फॉरेन कंपनीज आती हैं, वो देखती हैं इंडिया क्या क्या काम कर रहे हैं, तो फेयर्स ट्रेड फेयर्स की तरह चीजें लगती है ताकि हम अपने इंडिया के लिए प्रमोशन या ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सके. क्लियर है बच्चों? अब हमें क्या करना है? क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडियन कल्चर सेक्टर. ठीक है, हम स्ट्रेंथ भी देखते हैं और वीकनेस भी देखते हैं. ओके, सबसे पहले देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है. इट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी चली उसी से रही है. ड्यू टू प्रोवाइडिंग फूड, एम्प्लॉयमेंट एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को भी वही सपोर्ट करती है. It support a larger proportion of the population and contributes significantly to national income and exports. Export भी हो रहा है, तो देख लो एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है. आगे, over the time Indian agriculture has shown both progress and persistent structural problems. जैसे strength and weakness of Indian culture sector. India possesses diverse climatic condition, fertile soil and vast cultivable land. पहली चीज आ गई. लार्ज एग्रीकल्चर वर्कफोर्स. हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर वर्कफोर्स भी बहुत ज्यादा है. इंश्योरिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज. एट द टाइम एक्सेसिव डिपेंडेंस लीड टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो प्रोडक्टिविटी. सर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट याद है? एक्सेसिव, जहां पर 2 काम करने की जगह है वहां पर 5 बंदे काम कर रहे हैं. जो काम 2 बंदे भी कर सकते हैं, 5 बंदों की क्या जरूरत है. बट क्या करें? फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी. इंडिया ने अचीव करा है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट. डिस्पाइट दिस इशू ऑफ स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेस्टेज, इट रिमेन जरूरी सिग्निफिकेंट. डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्शन. द सेक्टर प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ फूड ग्रेन्स, कैश क्रॉप, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स और लाइवस्टॉक. Strengthening export potential, yet diversification is uneven and concentrated in limited regions. Contribution to export. Agriculture and allied products contribute to foreign exchange earning, especially through cash crops and processed items. Export earnings are affected by price fluctuation and quality constraints. Last आते हैं low productivity levels. बिल्कुल, productivity per hectare remains low as compared to other countries due to traditional practices and limited mechanism. This weakness restrict income growth for farmers. ये weakness क्या कर रही है? Restrict कर रही है income growth किसकी? Farmers की. Critical note आपके सामने है. Show strong potential due to natural and human resource. Its weakness are largely structural and institutional. और conclusion देंगे. बच्चों proper conclusion के बिना wind up मत करना, marks नहीं मिलेंगे. क्लियर है? ओके बच्चे, कितने क्वेश्चन आए थे?
ये 8th क्वेश्चन आए थे, थर्ड हम हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ आ गए हमने, सिक्स्थ आ गए रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ, वेज ऑफ एक्सपोर्टिंग सर्विसेज। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। डब्ल्यूटीओ का क्या रोल था? इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूडिंग ट्रेड इन सर्विसेज। उसका एक बहुत क्रूशियल रोल था। ठीक है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस इन द ग्लोबल इकोनॉमी। पेपर नहीं लिया बच्चे, कह रहे सर पेपर, सर कॉल नहीं, बेटा कॉल नहीं उठाया तो आप मैसेज कर दीजिए, ये रहा नंबर, आप मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, अच्छी बात है। सर हम 3 साल से, हाँ बेटा 3 साल से भी स्टार्ट कर सकते हैं पेपर, 3 साल से भी आप पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं 3-5 साल के पेपर करके जाने हैं। मुझे कमेंट लिख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं 3-5 साल के पेपर जरूर जरूर करने हैं। तो फिर से वाइल द, चलो वापस आते हैं। डब्ल्यूटीओ क्या प्रोवाइड करता है? मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, predictability and liberalization in services. The inclusion of services under WTO, it marked a significant expansion of global trade rules beyond goods. Okay, अब रोल क्या है WTO का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में? ठीक है, inclusion of services under multilateral trade rules. The WTO brought services within the global trading system through a common set of rules. Through a common set of rules. इंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। पहला हो गया इंक्लूजन ऑफ सर्विसेज। सेकंड क्या है? गैट्स। गैट्स क्या प्रोवाइड करता है? लीगल फ्रेमवर्क, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। पहले ये सिर्फ गैट था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, अब ये गैट्स है, इसमें ट्रेड भी कवर्ड है और सर्विसेज भी कवर्ड है। ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज, ताकि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अच्छे से वो करे जा सके। 4 मोड्स ऑफ सप्लाई है, मतलब क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, कंजम्पशन अब्रॉड, कमर्शियल प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, कवरिंग ऑल फॉर्म। इसमें 4 ही फॉर्म कवर हो गई। उसके बाद हमने क्या दे दिया? मार्केट एक्सेस दे दिया, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल लेके आए और मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का लेके आए। ठीक है ना सर, इसके अंदर क्या होता था? सर्विसेज सप्लाइड बाय वन मेंबर मस्ट रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट एज दोज फ्रॉम अदर मेंबर्स, प्रमोटिंग फेयरनेस इन ट्रेड। सर नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता था? इट इंश्योर्स दैट foreign services provider receive a treatment equal to domestic providers subject to schedule commitments. Market access commitments क्या थी? Member countries commit to open specific services sector by reducing restrictions on foreign service providers. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आएंगे पूरे मार्क्स। पढ़ रहे हो ना? हेडिंग्स लिख रहे हो, लाइक कर रहे हो? कुछ बच्चे अभी भी जिद्दी हैं, ये नहीं खुश हो जाएं, लाइक करें, सर को थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताएं सर मेरे को ये पेपर करके दे दो, मजा आ जाए, सर मुझे इस पेपर के भी सॉल्यूशन चाहिए, सर इस पेपर का गेस्ट पेपर चाहिए। इग्नू में पूरे मार्क्स की गारंटी दे रहा हूं। पेपर देखना, कल मुझे याद करोगे, जब भी आपका पेपर आएगा ना आप बोलोगे सर मुझे मजा आ गया। ठीक है ना, और ये पेपर 25 का है। आप जब भी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, पुराना कुछ नहीं होता है। हम 5 साल के पेपर कहते हैं, 2030 तक भी ये पेपर पुराना नहीं होएगा। ठीक है ना, अभी तो लेटेस्ट चल रहा है, ये लेटेस्ट पेपर है। हम बच्चों को 5 साल के पेपर करा रहे हैं और इन्हीं 5 साल में ये पेपर रिपीट हो ही जा रहे हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस रिपीट होना का मतलब क्या है? कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। व्हाट आर द वेज ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑफ सर्विसेज एक्सप्लेन। अच्छा, तरीके बताओ, तरीके बताओ। तरीके बताने से पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होता है पहले वो तो समझ ले। तरीका तो बता देंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता क्या वो समझ लेते हैं। ट्रेड इन सर्विसेज हैज बिकम अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू क्यों? ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और लिबरलाइजेशन। ये क्लियर है। अनलाइक गुड्स एंड सर्विसेज आर इंटेंजिबल एंड रिक्वायर स्पेसिफिक मोड्स फॉर देयर एक्सपोर्ट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। The international framework recognizes different ways through which services can be supplied from one country to another. क्लियर है? अब क्या वेज है एक्सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज? सबसे पहले सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ वन कंट्री इनटू अनदर विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। उसके जाने की जरूरत नहीं है। कंजम्पशन अब्रॉड, टूरिज्म हो गया, एजुकेशन हो गया और आपका मेडिकल सर्विसेज हो गई। दे आर द मेजर एग्जाम्पल। ठीक है ना, कंजम्पशन अब्रॉड के। कमर्शियल प्रेजेंस, अ सर्विस प्रोवाइडर एस्टैब्लिशेस अ बिजनेस प्रेजेंस। जैसे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या एस्टैब्लिश कर रहा है? बिजनेस प्रेजेंस सच एज ब्रांच और सब्सिडरी इन अ फॉरेन कंट्री
टू सप्लाई सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर जगह HDFC बैंक है, ठीक है ना, इंडियन बैंक हमारे हर जगह, SBI भी है हर जगह। मूवमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल पर्सन्स। अब फॉर एग्जांपल जैसे सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड व्हेन इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर टेम्परेली मूव टू अनदर कंट्री टू डिलीवर सर्विसेज, ठीक है। जैसे जापान से कुछ इंडिया में है मेट्रो सिखाने के लिए, या हम कोई यहाँ पर कहीं और फॉरेन कंट्री गए हैं कुछ उन्हें बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, ठीक है ना। दीज इंक्लूड्स प्रोफेशनल, कंसल्टेंट, स्किल्ड वर्कर्स जो भी होंगे। Informational technology, advance in communication technology have enabled remote delivery of services, especially in software development, data processing, and customer support. Professional and consultancy services, legal हो, accounting management हो, engineering services हो, are exported through short-term assignments or contractual agreements with foreign clients. बच्चे फिर से क्रिटिकल नोट आ गया, कंक्लूजन आ गया, ठीक है ना। अब क्रिटिकल नोट और कंक्लूजन से आप क्या समझते हैं? फिर से, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन एंड क्रॉस बॉर्डर सप्लाई आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज दो दे फेस रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर है? कंक्लूजन क्या है? द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टेक प्लेस थ्रू मल्टीपल मोड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सर्विस, मार्केट कंडीशन, क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी, कंजम्पशन अब्रॉड, कमर्शियल प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ सर्विसेज provided together from the backbone of international service trade. तो for India, effective utilization of these mode has strengthened its position. उसकी वजह से उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई किसमें? इन ग्लोबल सर्विसेज ट्रेड में। देख रहे हो? अब आंसर खत्म हुआ, अब मिलेंगे पूरे मार्क्स, ठीक है बच्चों। चलो बाकी आंसर के लिए एक्सप्लेन द ट्रेड एस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इन यूएस, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। रीड करेंगे क्वेश्चन को ब्लैक पेन में, आंसर को ब्लू पेन में। सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। टाइम मेरी तरह ज्यादा लगे, हाथ की स्पीड अच्छी हो, तो जैसे आपको जब आंसर लिख रहे हो कुछ कुछ वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लगे उन्हें मार्क कर देना, उन्हें मार्क कर देना पेंसिल से या ब्लैक पेन से। मैं कहूंगा पेंसिल से कर देना, टाइम कम होगा, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आप अच्छे वर्ड्स बता रहे हो। तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियोस देता रहूं। और अभी टीम को कांटेक्ट करके, सिर्फ 10 बच्चों ने पेपर लिया है, कम से कम सारे बच्चे पेपर लेंगे। इतने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, सारे बच्चे सॉल्व पेपर लेंगे। थैंक यू।